ये है कि साउथ एशिया किसे कहते हैं। तो साउथ एशिया में कौन कौन से कंट्रीज को हम इंक्लूड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, साउथ एशिया में बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव है, नेपाल है और पाकिस्तान, श्रीलंका, इतने कंट्रीज को हम साउथ एशिया में इंक्लूड करते हैं। दूसरी बात आपको ये पढ़नी है कि साउथ एशिया का जो हमारा जो नेचुरल बाउंड्रीज हैं वो कौन सी हैं। मतलब ये जो साउथ एशिया के कंट्रीज हैं इनको कौन से हमारे नेचुरल फीचर्स हैं या नेचुरल इसके फ्रंटियर्स हैं जो इसको अलग कर देते हैं, जो इसको बिल्कुल डिस्टिंक्ट जो है ना डिस्टिंक्टिव फीचर जो है ना इसको बना देते हैं। तो वो क्या है, नॉर्थ में तो हिमालयाज है, ठीक है, और साउथ में जो है ना क्या है, जो है इंडियन ओशियन है, अरेबियन सी है, ये वेस्ट में है, और जो है ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना आप लोगों ने देखा कि इसका जो है ना जो नेचुरल बाउंड्रीज है, चाहे वो इंडियन ओशियन है, बे ऑफ बंगाल है, चाहे वो अरेबियन सी है या हमारा हिमालयाज है, ये सब मिलकर के जो है ना इसके बीच में ही जो है ना साउथ एशिया के कंट्रीज जो है वो डेवलप हुए हैं या वहां पर फैले हुए हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप लोगों को पढ़ना है कि अफगानिस्तान और म्यांमार, इनको जब हम डिस्कस करते हैं तो हम इनको इंक्लूड करते हैं और अदरवाइज इनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। और चाइना जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है इस रीजन में। और इसके बाद आपको देखना है कि साउथ एशिया जो है वो अपनी डाइवर्सिटी के लिए स्टैंड करता है और जो है ना एक जियो पॉलिटिकल स्पेस अपनी अलग से बनाता है। तो साउथ एशिया के जो कंट्रीज हैं उसमें आप लोगों को ये देखना है कि इन 7-8 कंट्रीज में अब कहाँ पर पॉलिटिकल कंडीशन कैसी है, माने कि वहां पर जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, जो गवर्निंग सिस्टम है वो वहां पर कैसा है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि श्रीलंका और इंडिया, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब से ये कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुए तब से वहां पे डेमोक्रेसी। हाँ बेटा बोलो। मैम, अब जो साउथ एशियन कंट्रीज है वो तो 8 हो गई, तो अगर ऑप्शन में 7 या 8 का ऑप्शन है तो हमें 7 पे टिक करना है। नहीं, 7 कंट्रीज पे नहीं टिक करना, आपको 8 पे टिक करना है, ठीक है। इन बुक में तो फिर 7 है। बुक में अच्छा, अब ये जो है ना, अब वैसे तो ऐसे क्वेश्चन वो सार्क में आएंगे कि सार्क में कितने कंट्रीज टोटल इन्वॉल्व है, उसमें आपसे पूछा जा सकता है। ये वाली बात जो है ना वो मैंने आपको पहले भी शायद एक बार बताई थी ना कि इसमें जो है ना आपकी बुक के हिसाब से अलग है और जो करंट अफेयर्स है या करंट जो टॉपिक्स है उसके हिसाब से वो अलग है ना। तो ये डिपेंड करता है कि अगर आपके पास ऑप्शन 7 आता है तो आप 7 को ही टिक करेंगे, ठीक है ना। और अगर आपके पास जो है ना ऑप्शन 8 लिखा हुआ है और 7 ऑप्शन दिया ही नहीं हुआ है तो आप 8 को टिक करेंगे, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाएगी जब आपके पास 7 और 8 दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं तो, ठीक है। तो उसके लिए ना ये बात मुझे क्लियर करनी पड़ेगी, है ना, मैं देख करके फिर आप लोगों को फिर से बताऊंगी, ठीक है। चलो, अभी अभी जो है ना ये जो मेरा पेज चल रहा है इसमें आगे चलते हैं हम। तो मैंने आपको बताया कि श्रीलंका और इंडिया दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्रीज है। दीपिका ठीक है। दीपिका, दीपिका ठीक है, ठीक है ना। हाँ, तो ओके। तो जो है आपने देखा कि इंडिया और श्रीलंका दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्रीज रहे, और इसके बाद बाकी के जो कंट्रीज हैं वहां पर क्या पॉलिटिकल सिचुएशंस रही वो हम लोगों को पढ़नी है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही कंट्रीज ऐसे थे जहाँ पे कि कभी सिविलियन रूल और कभी मिलिट्री रूल रहा, फिर फाइनली बाद में आकर के वो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज बन गए, ठीक है। इसके बाद जो है ना आप देखेंगे बीच बीच में भी कुछ पीरियड में यहाँ पर जो है ना डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश होने की कोशिश की गई, करने की कोशिश की गई, लेकिन वो जो है ना फेल होती चली गई। इसके बाद नेपाल में क्या हुआ, तो हम यहाँ नेपाल में देखेंगे कि 1990 ऑनवर्ड्स जो है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची एस्टेब्लिश की गई थी, और 2006 में यहाँ पर जो है ना ये किंग ने जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची को क्या बोलते हैं अबॉलिश कर दिया था, और उसके बाद से फिर से जो है ना यहाँ पे मोनार्चियल रूल एस्टेब्लिश हो गया था। अच्छा, उसके बाद फाइनली यहाँ पर
जो है ना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन गई है। ठीक है, तो अभी हमने 5 कंट्रीज के बारे में पढ़ा। एक तो हमने इंडिया और श्रीलंका पढ़ा, फिर हमने पाकिस्तान बांग्लादेश देखा और उसके बाद हमने नेपाल देखा। उसके बाद मालदीव जो है वो एक आइलैंड कंट्री है और यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं सल्तनत थी 1968 तक, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो शुरू हो गया। और 2005 में द पार्लियामेंट ऑफ द मालदीव्स वोटेड यूनानिमसली टू इंट्रोड्यूस ए मल्टी पार्टी सिस्टम। और यहाँ की जो मेन पार्टी है वो कौन सी है? मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि यहाँ के पॉलिटिकल अफेयर्स को डोमिनेट करती है। और भूटान जो है वो अभी तक भी एक मोनार्शियल जो है ना कंट्री है, और वहां पर जो है ना अभी क्या बोलते हैं इनिशिएट किया गया है मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए। अच्छा, अब इसके बाद जो है हम लोग आगे आएंगे, यहाँ देखेंगे कि अब हमें इंडिविजुअल एक एक कंट्री के बारे में पढ़ना है। इंडिविजुअल जब हम एक एक कंट्री के बारे में पढ़ेंगे तो हम सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में स्टडी करेंगे कि पाकिस्तान जो है 1947 में फ्री हुआ। और जैसे ही पाकिस्तान फ्री हुआ, वहां पे जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया तो अयूब खान जो है वो सबसे पहले यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है वो दूसरे जो यहाँ के मिलिट्री कमांडर थे, मिलिट्री रूल जिन्होंने एस्टेब्लिश किया था, वो थे जनरल याया खान। ठीक है, इसके बाद जनरल याया खान के बाद में 1971 में बांग्लादेश अलग हो गया था। ईस्ट पाकिस्तान जो था वो पाकिस्तान से अलग हो गया था, सेपरेट हो गया था, ब्रेकअप हो गया था इसका यहाँ पर। और उसके बाद जो है ईस्ट पाकिस्तान के अलग हो जाने के बाद में फिर यहाँ पर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई थी। 1971 से 77 तक का जो पीरियड था वो जुल्फिकार अली भुट्टो जो है वो पावर में थे। और उसके बाद जो है ना भुट्टो की जो गवर्नमेंट थी उसको रिमूव किया गया और 1977 में जियाउल हक ने जो है ना कमांड संभाल ली। ठीक है, उसके बाद जो है ना फिर 1982 के बाद का जो पीरियड था वहां पर फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है ना मतलब एस्टेब्लिश करने के लिए कोशिशें की गई। एंड फाइनली बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में 1988 में फिर यहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट आई। लेकिन वो इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है फिर क्या हुआ कि ये वाला जो फेज था वो 99 तक चला और उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो है ना नवाज शरीफ को रिमूव किया। 2001 में जनरल मुशर्रफ ने अपने आप को इलेक्ट करवाया एज ए प्रेसिडेंट और उसके बाद फिर वहां पे वो प्रेसिडेंट रूल ही चलता रहा। और इसके बीच में जो है ना वो आर्मी रूलर्स भी जो है ना रूल करते रहे, क्योंकि कभी कभी परवेज मुशर्रफ खुद जो है वो कमांडर बन जाते थे, खुद कभी कभी जो है ना वो प्रेसिडेंट बन जाते थे, तो इस तरीके से काम चलता रहा। 2008 में के बाद का जो पीरियड था पाकिस्तान में वो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स का पीरियड आ गया, माने कि अब वहां पर हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो गई है। अच्छा, इसके बाद जो है यहाँ हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जो है वो 1947 से 1971 तक का जो पीरियड था डियर स्टूडेंट्स वो ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था। एंड उस समय पर जो है ना बांग्लादेश कंट्री नहीं था। 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ पाकिस्तान से, तब जाकर के मैम हाँ बोलो मैम मुझे बोलो डाउट है। बोलो बोलो बेटा। मैम आप एक बार बता दोगे कि इंटरनेशनल सपोर्ट था जो पाकिस्तान को उसके डेमोक्रेटिक रूल के लिए नहीं मिला था, उनको जो ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म था, इस टॉपिक को समझा दो एक बार। हाँ जी, तो वो जो ग्लोबल टेररिज्म की जो बात आती है ना, तो एक्चुअली ऑल द कंट्रीज वर प्लेइंग गेम विद पाकिस्तान। ठीक है, दे डिड नॉट वांट कि पाकिस्तान जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बने, बिकॉज पाकिस्तान जो है एक तो उनके हथियारों को खरीद रहा था और दूसरा ये था कि क्या बोलते हैं पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा था इन इनडायरेक्ट वे। तो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा था वो एक सेकंड इशू था, लेकिन उनके हथियार खरीदने के लिए एक सबसे बड़ा मार्केट बना हुआ था। और साथ में एक जो है ना मतलब इंडिया के साथ में जब पाकिस्तान गेम खेलता रहता था, मतलब कि टेररिस्ट अटैक वगैरह जो है ना ये प्लान करते रहते थे, तो इससे जो है ना इंडिया भी पीस एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा था। तो उसको एक
एक अड्डा बना दिया, उसको एक बेस बना दिया कि जहाँ पे जो कि वो टेररिज्म की तरफ ही जो है ना वो बढ़ता चले, और अपनी जो उसकी डेवलपमेंट है या अपने डेमोक्रेसी है या अपनी जो उनकी इंटरनल प्रॉब्लम्स है उनकी तरफ जो है ना वो ध्यान नहीं दे पाया। तो ये जो है ना क्या बोलते हैं, ऐसा होता है जब वर्ल्ड पॉलिटिक्स को हम पढ़ते हैं, तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ऐसा होता है कि कई बार क्या होता है कि पड़ोसी जो है वो हमसे आगे ना निकल जाए, या पड़ोसी को जो है ना वहाँ पे बेचैनी सी बना के रखो, उनको जो है ना भड़काते रहो, जिससे कि उनकी डेवलपमेंट जो है ना वो हिंडर होती रहे, और उससे जो है ना हमारे जो पॉलिटिकल इश्यूज है वो पूरे होते रहे। तो इस तरह की जो है ना एक्टिविटीज जो है वो पाकिस्तान में होती रही, और इसीलिए तो अमेरिका का जो उसने ग्रुप ज्वाइन किया, पाकिस्तान ने अमेरिका का ग्रुप ज्वाइन किया, सॉरी, अमेरिका का ग्रुप ज्वाइन करने से, और अमेरिका के ही जो ग्रुप के मेंबर्स थे, माने नाटो के ही जो और मेंबर्स थे, वही जो है ना वो पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे। तो इस दिस वाज ऑल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ठीक है, तो और डिटेल में मैं बेटा आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, चलूं ठीक मैं है मैम, आगे। ठीक है। हाँ, हाँ, डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश मैंने आपको बताया कि वो बांग्लादेश कंट्री का अस्तित्व ही 1971 में पैदा हुआ था। उससे पहले इट वाज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड इट वाज नोन एज ईस्टर्न पाकिस्तान। ठीक है, तो अब यहाँ देखेंगे कि जो ईस्ट पाकिस्तान था हमारा, इस ईस्ट पाकिस्तान में कौन से पार्ट्स को रखा गया था। वो थे बंगाल और असम के पार्ट, जो कि ब्रिटिश इंडिया के कंट्रोल में थे। ब्रिटिश इंडिया के पीरियड में जो असम और जो बंगाल का पार्ट था, उनको जो है किसमें डाल दिया गया था, ईस्ट पाकिस्तान में डाल दिया गया था। और यहाँ की जो प्रॉब्लम थी वो थी लैंग्वेज को लेकर के और कल्चर को लेकर के, क्योंकि जो वेस्ट पाकिस्तान था वहाँ पे उर्दू लैंग्वेज बोली जाती थी, जबकि जो हमारा ईस्ट पाकिस्तान था जो कि बंगाल वाला हिस्सा था, वहां पर उर्दू लैंग्वेज नहीं बोली जाती थी, ये लोग बंगला भाषा बोला करते थे। तो पार्टीशन के बाद में यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो है वो कल्चर को लेकर के और लैंग्वेज को लेकर के और रिप्रेजेंटेशन को लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि इनको फेयर रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जा रहा था, तो प्रॉब्लम्स जो है वो यहाँ पे सामने आने लगी थी। और इसीलिए शेख मुजीबुर रहमान जो कि ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से अलग करना चाहते थे, उन्होंने जो है ना इसका जो है ना क्या बोलते हैं लीडरशिप को संभाला, और उन्होंने जो है ना ऑटोनॉमी की डिमांड करना शुरू कर दिया। 1970 में यहाँ पर इलेक्शंस हुए थे, और अवामी लीग जो कि शेख मुजीब के कंट्रोल में थी, उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में सारी सीटें जीत ली थी, और सिक्योर्ड ए मेजॉरिटी इन द प्रोपोज्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द होल ऑफ पाकिस्तान। माने कि पूरे पाकिस्तान में जितनी मेजॉरिटी की सीट्स चाहिए थी उतनी सीट इनके हाथ में आ गई थी। तो इन्होंने जो है ना फिर वहां पर गवर्नमेंट बनाने की पेशकश की, और जब उन्हें इस बात के लिए इनकार कर दिया गया, तब जो है ना शेख मुजीबुर रहमान ने जो है विरोध किया और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। इसके बाद क्या हुआ कि अंडर द मिलिट्री रूल ऑफ जनरल याया खान, या द पाकिस्तानी आर्मी ट्राइड टू सप्रेस द मास मूवमेंट ऑफ द बंगाल पीपल, और इस तरीके से जो है यहाँ पर पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में लड़ाई छिड़ गई। ईस्ट पाकिस्तान को इंडिया ने भी सपोर्ट किया, क्योंकि इंडिया के लिए भी ये एक चैलेंज बना हुआ था, एक खतरा बना हुआ था, हमारी इंटरनल प्रॉब्लम्स को ये बढ़ाने वाला एक कारण बन गया था। तो इसीलिए इंडिया ने फाइनेंशियली और मिलिट्रीली इनको सपोर्ट किया था। इस तरीके से दिसंबर 1971 में बांग्लादेश का जन्म हुआ, और इस तरीके से जो है ना ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग हो गया। अच्छा, अब जब ये अलग हो गया तो फिर यहाँ पे डेवलपमेंट्स कैसे हुए। 1975 क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान ने किया तो बट नेचुरल है कि शेख मुजीबुर रहमान ही जो है ना वो इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पर लीडर रहेंगे। तो 1971 से लेके 75 तक तो शेख मुजीब जो है वो यहाँ के प्रेसिडेंट रहे, लीडर रहे। लेकिन फाइनली क्या हुआ कि उन्होंने 1975 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करवाया, और पार्लियामेंट्री से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो चेंज करवाया, बिकॉज ही वांटेड टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द बांग्लादेश। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने बाकी की सारी पार्टीज को भी खत्म कर दिया, और सिर्फ अपनी अवामी लीग को ही इम्पोर्टेंट पार्टी यहाँ पर रहने दिया।
इस तरीके के जो इंसिडेंट्स यहाँ पर हुए, इससे जो है ना फिर बांग्लादेश में टेंशंस क्रिएट होने लगी, और जो है ना एक जो क्या कहते हैं, जो डेवलपमेंट्स थे वो यहाँ पे नहीं हो पा रहे थे। तो इसके बाद जो है ना यहाँ पर 1975 में शेख मुजीबुर रहमान को एसेसिनेट किया गया, और जियाउर रहमान जो है वो पावर में आ गए, और उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई जिसको कहा जाता था बांग्लादेश नेशनल पार्टी, और उन्होंने 1979 में इलेक्शंस हुए, इसको जीत लिया। उसके बाद जो लीडर आए यहाँ पर वो थे लेफ्टिनेंट जनरल एच.एम. इरशाद, और इस एच.एम. इरशाद के आने के बाद में यहाँ पे डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए जो मूवमेंट थी वो बहुत जो है ना तेज पकड़ गई थी, और फिर 1990 ऑनवर्ड्स जो है क्या हुआ कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो गई। ठीक है, अब नेपाल के बारे में तो हम जानते ही हैं कि नेपाल में डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 1990 में जो है ना मतलब शुरू हुआ था। इनको हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भी कहते हैं। उसके बाद 2002 में जो है ना क्या किया था कि जो है ना यहाँ की जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट थी, या जो यहाँ का पार्लियामेंट था, उसको अबॉलिश कर दिया था, और जो है ना द किंग अबॉलिश द पार्लियामेंट एंड डिसमिस द गवर्नमेंट। ठीक है, फिर इन अप्रैल 2006 यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत मासिव जो है ना यहाँ पर मूवमेंट हुए, बहुत जबरदस्त आंदोलन यहाँ पर हुए, और उसमें सारा जो नेपाल का पॉलिटिकल जो मूवमेंट थी और जो पार्टीज थी, जिसमें 7 पार्टी अलायंस भी इंक्लूड किए जाते हैं, चाहे वो माओइस्ट थे चाहे वो कोई भी थे, दे ऑल वर इन्वॉल्व, और यहाँ पर जो है 2006 में ही फिर डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश किया गया। तो इन दिस वे डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो गई नेपाल में। ठीक है, अच्छा अब जो है ना श्रीलंका में क्या प्रॉब्लम थी? श्रीलंका तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही रहा था, और वहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, लेकिन उसके बावजूद भी डेमोक्रेटिक होते हुए भी दे वर नॉट इम्पार्शियल। द प्रॉब्लम वाज दिस, प्रॉब्लम ये थी कि वो इम्पार्शियल नहीं थे, बिकॉज अदर कम्युनिटीज के साथ में उनकी जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी वो जो है कैसी थी, वो इम्पार्शियल नहीं थी। माने कि जो मेजोरिटी पीपल थे, जो सिन्हालास थे, उनके साथ में जो ये मेजोरिटेरियनिज्म मेजर्स थे ना, वहां पर प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम ये आ रही थी कि श्रीलंका की गवर्नमेंट जो है वो सिन्हालास को फेवर करती थी, और सरेआम जो है ना उन्होंने ऐसा एक्ट भी बनाया था, और 1948 में और 1956 में, और उसके बाद जो है ना उन्होंने जो है ना सिन्हालास को जो है ना सपोर्ट करना शुरू किया था। एंड इस तरीके से क्या हुआ कि जो तमिल्स थे वो जो है ना नेग्लेक्ट हो रहे थे, एंड स्पेशली दोज तमिल्स विच वर इंडियन तमिल्स। इंडियन तमिल्स जो है ना उनको कोई कंसेशन नहीं था, उनको कोई जो है ना सपोर्ट नहीं था, उनको जो है ना किसी तरीके से जो है ना गवर्नमेंट की जो जॉब्स थी उसमें इनको कोई जो है ना हेल्प नहीं मिलती थी। तो इसलिए यहाँ जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम यहाँ की इंटरनल प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम यहाँ पर कैसी थी कि जो मेजोरिटी और माइनॉरिटी ग्रुप्स की प्रॉब्लम थी। तो यहाँ जो प्रॉब्लम थी दैट वाज द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन तमिल्स। ठीक है, और इंडियन तमिल्स जो है वो एक अच्छी खासी पॉपुलेशन उनकी थी, ऐसा नहीं था कि वो बहुत कम पॉपुलेशन उनकी थी। तो 1983 ऑनवर्ड्स जो है यहाँ पे सिविल जो क्या बोलते हैं स्ट्रगल था, सिविल वॉर था, वो तो शुरू हो गया था, और LTTE जो है यहाँ पर एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया गया था, जिसको कहा जाता था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, LTTE। एंड इसके बाद जो है ना ये एक आर्म्ड स्ट्रगल था, और इस आर्म्ड स्ट्रगल ने श्रीलंका की गवर्नमेंट के सामने डिमांड की थी एक सेपरेट तमिल ईलम के लिए। सेपरेट तमिल ईलम का मतलब है कि दे वांटेड अ सेपरेट कंट्री फॉर द तमिल्स ऑफ श्रीलंका। ठीक है, अच्छा अब ये जो LTTE की प्रॉब्लम्स थी, इस LTTE की प्रॉब्लम जो है ये एक इंटरनल प्रॉब्लम थी, और बहुत ज्यादा जो है वो वायलेंट हो गई थी। और जब ये वायलेंट एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो गई थी, तब श्रीलंका की गवर्नमेंट ने इंडिया की गवर्नमेंट से हेल्प मांगी थी, और इंडिया ने अपनी पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका भेजा था 1987 में।
पीस एस्टेब्लिश करने के लिए। बट श्रीलंका की गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में इसको लेकर के कुछ जो है कन्फ्लिक्ट्स पैदा हुए, कुछ डाउट्स पैदा हुए, क्योंकि श्रीलंका की गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट पर आरोप लगाया कि वो जो है ना इंटरनल अफेयर्स में, श्रीलंका के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 1989 में हमारी पीस कीपिंग फोर्सेस को श्रीलंका से वापस बुला लिया गया। इसके बाद जो है ना, अब यहाँ थोड़ा सा हमें हट करके ये देखना है कि ये इस प्रॉब्लम के बावजूद भी, माने कि सिविल वॉर की सिचुएशन चल रही थी, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा थे, स्टिल श्रीलंका का जो डेवलपमेंट था, वो उसका जो जीडीपी है, उसकी जो अदर और जो प्रोग्रेसेस है, वो रिमार्केबल है इन द होल साउथ एशियन कंट्रीज। सबसे आगे साउथ एशियन कंट्रीज में वही एक देश चल रहा है। अब यहाँ जब हम साउथ एशिया कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ते हैं कि इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट्स के बारे में। तो इंडिया और पाकिस्तान के जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उसके बारे में तो आप लोगों को सबको पता ही है कि किन इश्यूज पर हमारे कन्फ्लिक्ट्स हैं। तो वो कन्फ्लिक्ट्स जो है, सबसे पहला तो कश्मीर इशू है। कश्मीर का जो इशू है उसको लेकर के 1947-48 में, उसके बाद 1965 में, उसके बाद 1971 में, उसके बाद 1999 में, 4 बार तो ये सरेआम जो है लड़ाइयां कर चुका है। पाकिस्तान जो है इंडिया पर अटैक कर चुका है। उसके अलावा जो है और घुसपैठ जो करता रहता है, उसके अलावा जो और प्रॉब्लम्स, इंटरनल प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहता है, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। और इसके अलावा जो है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया की हर एक्टिविटी पर नजर रखता है, माने कि उसके लिए अपनी जो जो मतलब डेवलपमेंट्स है या जो प्रोग्रेसेस है, उनको जो है वो उनको नजरअंदाज करके केवल जो है वो पीस को खत्म करने के लिए, या इंडिया में एक जो है क्या बोलते हैं फियर का माहौल पैदा करने के लिए ही वो इस तरह की एक्टिविटीज करता रहता है। एक आर्म्स रेस जो है ना वो उसने शुरू की, और उसने शुरुआती दौर में जब फ्री हुए थे, पाकिस्तान फ्री हुआ था, उसके बाद में उन्होंने अपने डेवलपमेंट पे फोकस न करके उन्होंने हथियारों के निर्माण पर और हथियारों के खरीद पर सबसे ज्यादा फोकस किया। तो उसने जो है एक वेपन्स का, न्यूक्लियर वेपन्स का, मिसाइल्स का एक बहुत बड़ा जखीरा इकट्ठा कर लिया, और उसकी जो भी इनकम थी उसने सारी की सारी इनकम जो है वो हथियार इकट्ठा करने पर ही लगा ली। ठीक है, 1998 में व्हेन इंडिया टेस्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, तो उसी समय पर जो है पाकिस्तान ने भी जो है हमारी देखा देखी जगाई हिल्स पर जो है ना न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया। ठीक है, इसके बाद जो है इंडिया क्या बोलते हैं, इंडिया में जो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, उसमें एक आईएसआई जो है वो इंटर सर्विस इंटेलिजेंस जो है एक एजेंसी है, जो कि वहां पे जो कि मतलब स्पाई करती है और एंटी इंडियन कैंपेन्स को बढ़ावा देती है नॉर्थ ईस्ट में, और जो है ना चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट में, मतलब बांग्लादेश और नेपाल में स्पेशली। और इस तरीके से जो है ना, मतलब ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो ये ब्लेम करती है इंडिया पर कि इंडिया जो है वो सिंध और बलूचिस्तान में उन लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अच्छा, अब हम लोग को देखना है कि इंडिया और पाकिस्तान के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको ओवरकम करने के लिए, उनको कम करने के लिए, उनको रिड्यूस करने के लिए बहुत बार बहुत सारे मेजर्स अडेप्ट किए गए हैं। लेकिन जब भी हम कोई मेजर अडेप्ट करते हैं तो थोड़े दिनों के बाद जो है वो फिर से जो है ना ब्लैंक हो जाते हैं, और उसको जो है उसको वो फॉलो नहीं करते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ आती है कि वो उस पर स्टैंड नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि 1960 के बाद जो है क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है वो एक इंडस वाटर ट्रीटी जो है ना वो प्लान की, और विच हैज सर्वाइव टू दिस डे इन स्पाइट ऑफ वेरियस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है ये हमारी ट्रीटी अभी भी स्टैंड करती है।
इसके अलावा जो है और भी बहुत सारे क्या बोलते हैं इंटरप्रिटेशंस भी होते रहते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। कभी किसी बात का कुछ मतलब निकालते हैं, कभी किसी का कुछ और मतलब निकालते हैं। इस तरीके से जो इंटरप्रिटेशंस होते हैं उससे जो है ना क्या बोलते हैं, जो गर्मा गर्मी है वो बनी रहती है। अच्छा, इसके बाद जो है ना जो प्रॉब्लम है वो है द टू कंट्रीज आर नॉट इन एग्रीमेंट ओवर द डिमार्केशन लाइन इन सर क्रीक इन द रन ऑफ कच्छ। मतलब रन ऑफ कच्छ में जो सर क्रीक जो है वो एक लाइन है जो कि पाकिस्तान और इंडिया को अलग करती है, सेपरेट करती है कि यहाँ ये पाकिस्तान की बाउंड्री है और ये इंडिया की बाउंड्री है। तो इस पर भी ये दोनों कंट्री जो है ना वो एग्री नहीं होते हैं। हालांकि ये लगता है कि द डिस्प्यूट सीम्स माइनर बट देयर इज एन अंडरलाइंग वरी दैट हाउ द डिस्प्यूट इज सेटल्ड मे हैव एन इम्पैक्ट ऑन द कंट्रोल ऑफ सी रिसोर्सेज। माने कि समस्या ये है कि ये मैटर कैसे रिजॉल्व होगा, उससे उस बात से क्या होता है, उस बात का इम्पैक्ट आता है कि जो सी रिसोर्सेज है वो किसके कंट्रोल में ज्यादा रहेंगे, इंडिया के कंट्रोल में या पाकिस्तान के कंट्रोल में। नाउ कम्स कि इंडिया एंड इट्स अदर नेबर्स। अब हमारे और भी नेबर्स हैं, पाकिस्तान के बारे में तो हमने पढ़ लिया। पाकिस्तान के बाद पढ़ने के बाद में जो है ना हम अब पढ़ने वाले हैं कि हमारे जो और नेबर्स हैं उनके साथ में हमारी क्या सिचुएशन है, उनके साथ हमारे कैसे रिलेशन है। तो पाकिस्तान के बाद जो दूसरा दूसरा हमारा नेबर है वो है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ में भी हमारे इश्यूज हैं। इश्यूज हर एक कंट्री के साथ में है, लेकिन जो है ना फिर भी हम जो है ना कॉपरेट करके और अपना ट्रेड है उसको हम कैरी ऑन करते हैं, जिससे कि जो है ना इकोनॉमिकली कोई नुकसान नहीं हो। ठीक है, जो एस्पेक्ट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो रहते हैं और हम उन पे समय समय पर जो है ना चर्चा करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते रहते हैं। तो बांग्लादेश में भी जो है ना गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का जो पानी है उसके बंटवारे को लेकर के समस्या है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ में एक दिक्कत हमारे लिए वो और भी खड़ी करता है, वो क्या है, इलीगल इमिग्रेशन। और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि 1971 में जब बांग्लादेश बना था तो वहां से बहुत सारे जो बांग्लादेशी शरणार्थी थे, रेफ्यूजीज थे, जिनको हम चकमा शरणार्थी कहते हैं, वो इंडिया में जो है वो इलीगल तरीके से आ गए और वो एकदम से जो है ना हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसको भी बढ़ा दिया और इंटरनल हमारे लिए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते रहते हैं टाइम टू टाइम। इसके अलावा क्या करता है कि ये जो है बांग्लादेश जो है वो कभी-कभी जो है ना एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स को भी सपोर्ट करता है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि अब ये लोग हैं तो मुस्लिम्स हैं तो ये लोग क्या करते हैं कि ये सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान का करते हैं और जो है ना क्या बोलते हैं फंडामेंटलिस्ट जो ग्रुप्स हैं उन लोगों को भी ये सपोर्ट टाइम टू टाइम करते रहते हैं। तो इंडियन ट्रूप्स जो है ना क्या बोलते हैं, बांग्लादेश रिफ्यूजल टू अलाउ इंडियन ट्रूप्स टू मूव थ्रू इट्स टेरिटरी टू नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। अच्छा, इसके अलावा क्या है कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न जो टेरिटरीज है उसके बीच में बांग्लादेश पड़ता है। ठीक है। अब हमें जो है ना चाहे क्या क्या बोलते हैं म्यांमार या चाहे और कंट्रीज के साथ में अगर हमें रिलेशनशिप अपने रखने हैं तो हमें क्या बोलते हैं बांग्लादेश से भी होकर के निकलना होता है और हमारे वहां पर जो है ना जो रिसोर्सेज है उनको भी कंट्रोल करने में बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती है। तो बांग्लादेश गवर्नमेंट्स हैव फेल्ट दैट द इंडियन गवर्नमेंट बिहेव्स लाइक अ रीजनल बुली। अब बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो हम पे क्या आरोप लगाती है, वो ये कहती है कि ये यहाँ पे जो है ना एक रीजनल मतलब एक लोकल दादा की तरह जो है ना वो बिहेव करता है और जो है ना वो क्या बोलते हैं हमारे साथ जो है वो कॉपरेट नहीं करते हैं। द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स को एक सबसे बड़ा इशू जो है वो ये कहते हैं कि जो शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर है उसको जो है ना ये इक्वली शेयर नहीं करते हैं। बड़ा हिस्सा जो है ना पानी का ये अपने हिस्से में रख लेते हैं और हमें थोड़ा पानी मिलता है। एनकरेजिंग रिबेलियन इन द चिटगांव हिल ट्रैक्स, और इसलिए जो है ना ये चिटगांव हिल ट्रैक्स में रिबेल भी कभी कभी करवा देते हैं जो कि बांग्लादेश में है। ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट इट्स नेचुरल गैस एंड बीइंग अनफेयर इन ट्रेड, और वो ये भी आरोप लगाता है कि हम जो है वो ट्रेड में अनफेयर रहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे कि अब ये तो कॉन्फ्लिक्ट्स के इश्यूज हो गए, लेकिन हमारे इनके साथ में कुछ ऐसे इश्यूज भी तो होंगे ना जहाँ पे हमारा कॉपरेशन होगा। तो कॉपरेशन के जो इश्यूज हैं वो क्या है कि बांग्लादेश इज ए पार्ट ऑफ इंडिया लुक ईस्ट पॉलिसी।
बांग्लादेश इंडिया के बांग्लादेश जो है वो इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी का एक हिस्सा है, ठीक है। इसमें क्या है, दैट वांट्स टू लिंक अप विद साउथ ईस्ट एशिया वाया म्यांमार। ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट पे या एनवायरमेंटल इश्यूज पर भी दोनों कंट्री जो वो एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। In 2015, they exchanged certain enclaves. Efforts are on to broaden the areas of operation further by identifying common threats. अब हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इंडिया और बांग्लादेश दोनों के लिए कॉमन थ्रेट कौन से हैं। तो जो कॉमन थ्रेट है उसके लिए फिर हम कॉमन जो है ना इकट्ठा होकर के लड़ेंगे, ठीक है। और जो है ना दोनों एक दूसरे की जो नीड्स हैं, जरूरतें हैं, उनके प्रति भी सेंसिटिव होंगे। नेपाल एंड इंडिया एंजॉय वेरी स्पेशल रिलेशनशिप। अब हम बांग्लादेश पढ़ चुके, पाकिस्तान पढ़ चुके, नाउ वी हैव कम टू नेपाल। नेपाल और इंडिया का जो है ना एक स्पेशल रिलेशनशिप है, क्योंकि नेपाल जो है वो अपने हर तरीके से अपने ट्रेड के लिए इंडिया पर ही डिपेंड करता है। तो ए ट्रीटी बिटवीन द टू कंट्रीज अलाउज द सिटीजन्स, माने दोनों कंट्रीज के बीच में एक ट्रीटी हुई है जिसमें कि दोनों कंट्रीज के जो सिटीजन्स हैं वो बिना वीजा के इंडिया से नेपाल और नेपाल के सिटीजन जो है वो इंडिया में आ सकते हैं विदाउट वीजा, ठीक है। तो ये एक जो है संधि हुई है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि अच्छे रिलेशन होने के बावजूद भी ये लोग भी कभी-कभी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। और वो कैसे क्रिएट कर देते हैं कि कभी-कभी नेपाल चाइना के साथ ज्यादा दोस्ती करने लगता है। तब जब नेपाल चाइना के साथ ज्यादा दोस्ती करने लगता है तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। और वो प्रॉब्लम क्या हो जाती है, वो प्रॉब्लम हो जाती है कि जो है वो एंटी इंडियन एलिमेंट्स जो है ना उनको बढ़ावा देता है, क्योंकि चाइना जो है वो नेपाल को अपने इन्फ्लुएंस में लेकर के और फिर जो है ना वो एंटी इंडियन एलिमेंट्स को बढ़ावा देते हैं। जैसे कभी-कभी जो है ना, जैसे नक्सलाइट ग्रुप्स को बढ़ावा देते हैं, माओइस्ट मूवमेंट को बढ़ावा देते हैं। तो इस तरीके से जो है ना वो नेपाल के थ्रू चाइना जो है वो इंडिया की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं और इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि मैनी लीडर्स एंड सिटीजन्स इन नेपाल, अब यहाँ के जो नेपाल के जो लीडर्स हैं वो ये समझते हैं कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो उनके जो डेवलपमेंट है उस में इंटरफेयर करती हैं, उनके इंटरनल अफेयर्स में हम इंटरफेयर करते हैं, ठीक है। और वो कहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट इंटरफेयर्स इन इट्स इंटरनल अफेयर्स, हैज डिजाइन्स ऑन इट्स रिवर वाटर्स, उनकी जो रिवर वाटर है उस पर हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली है। और उससे जो है ना उनको वो सफिशिएंट पानी जो है वो उनको नहीं मिल पाता, क्योंकि नेपाल जो है वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है और इसीलिए उसको सी की एक्सेस नहीं है। तो इसलिए जो है ना मतलब उनको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की जो रिक्वायरमेंट है वो कैसे पूरी हो सकती है, वो इंडिया की मदद से ही उनको मिल सकती है। Nevertheless, Indo-Nepal relations are fairly stable and peaceful. लेकिन ये जो छोटी मोटी बातें हैं उनको अगर हम इग्नोर कर रहे हैं तो इंडिया और नेपाल के जो रिलेशंस हैं वो पीसफुल हैं और स्टेबल हैं, ठीक है। अच्छा, डिस्पाइट डिफरेंसेस, ट्रेड, साइंटिफिक कॉपरेशन, कॉमन नेचुरल रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इंटरलॉकिंग वाटर मैनेजमेंट ग्रिड्स होल्ड द टू कंट्रीज टुगेदर, ये सारी बातें ऐसी हैं। ये जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना डियर स्टूडेंट्स, वो जो है ना 2 पॉइंट्स ऑफ कॉपरेशन एंड 2 पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो आपको जो है ना नेगेटिव और जो है ना पॉजिटिव दोनों बातें जो है ना वो साथ साथ लेकर के चलनी है। सो यहाँ पे जो है ना आपने देखा कि क्योंकि वो एक इंटरलॉक्ड कंट्री है तो इंडिया जो है ना उसको बहुत तरीके से जो है ना हेल्प करता है। और ट्रेड है, साइंटिफिक कॉपरेशन है, या कॉमन नेचुरल रिसोर्सेज है, या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, या वाटर मैनेजमेंट ग्रिड्स है, इस तरीके इन सब मैटर्स में हम उनको सपोर्ट करते हैं। सो आगे भी हम ये उम्मीद करते हैं कि इंडिया और नेपाल के जो रिलेशंस हैं वो अच्छे होंगे। अच्छा, श्रीलंका का मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि श्रीलंका के साथ इंडिया का कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। बस एक इश्यू ये है कि 1987 में जब हमने वहाँ पे पीस कीपिंग फोर्सेस को भेजा था तो उसके बाद जो है ना श्रीलंका की गवर्नमेंट ने इंडिया पर ये आरोप लगाया था कि वी आर इंटरफेयरिंग इन देयर इंटरनल अफेयर्स, ठीक है, उन्होंने ये आरोप लगाया था। उसके बाद जो है जो वहाँ के तमिल्स की प्रॉब्लम है, उस तमिल्स की प्रॉब्लम्स के साथ में तमिल्स की प्रॉब्लम्स की वजह से जो है ना इंडिया को उनके पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर करना पड़ता है। बिकॉज
वो जो तमिल्स हैं वो इंडिया के तमिल्स हैं, वो इंडिया से वहां पर गए हुए हैं, और इंडिया के जो तमिल्स वहां गए हुए हैं, तो इंडिया के जो तमिल रीजन है, माने जो हमारा तमिलनाडु रीजन है, यहाँ पे जो तमिल स्पीकिंग पीपल है, वो लोग इंडियन गवर्नमेंट को फोर्स करते हैं, वो उस पर प्रेशराइज करते हैं उसको, कि वो उन तमिल्स के लिए, क्योंकि दे सिंपैथेटिक एटीट्यूड, उसके लिए वो जो है ना, जो श्रीलंका के जो तमिल्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए वो इंडियन गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं। इसीलिए इंडिया की गवर्नमेंट को जो है ना, उन लोगों को क्या कहते हैं, श्रीलंका की गवर्नमेंट को प्रेशर देना पड़ता है, या उनको जो है ना उनसे नेगोशिएशंस करने पड़ते हैं कि तमिल्स के साथ में वो फेयर डीलिंग करें, या उनको जो है ना पॉलिटिकल राइट्स प्रोवाइड करें। तो इस इश्यू को लेकर के आप लोगों को पता भी है कि जो है ना राजीव गांधी की डेथ हुई थी, और जो है ना फिर बाद में जो है ना, हालांकि जो है ना ये प्रॉब्लम वहां पर अब सॉल्व हो चुकी है। अब इसके बाद जो है ना आप एक चीज और देखेंगे कि भूटान और मालदीव्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो भूटान और मालदीव्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इंडिया एंजॉयस अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप विद भूटान टू एंड डज नॉट हैव एनी मेजर कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। भूटान की गवर्नमेंट के साथ हमारा कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, और एफर्ट्स जो है वो किए जा रहे हैं भूटानीज मोनार्च के साथ में, वो गुरिल्लाज और मिलिटेंट्स को जो है ना खत्म किया जाए, क्योंकि ये जो गुरिल्लाज है, या जो ये मोनार्च, ये मिलिटेंट्स है, ये भूटान के रास्ते, नेपाल के रास्ते, ये इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। India is involved in big hydroelectric projects in Bhutan and remains the Himalayan kingdom's biggest source of development aid. आप लोगों ने देखा कि ये भी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो इसको भी, ये भी जो है वो इंडिया पे डिपेंड करता है अपने जो है ना वाटर मैनेजमेंट प्लान्स के लिए, ग्रिड्स के लिए, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के लिए। हिमालयन किंगडम्स बिगेस्ट सोर्स ऑफ डेवलपमेंट एड, इंडिया टाइज विद मालदीव्स, है ना। अब इंडिया और मालदीव के रिलेशन कैसे हैं, भूटान हमने पढ़ लिया, तो इंडिया और मालदीव के रिलेशन कैसे हैं। इंडिया और मालदीव में जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि मालदीव जो है वो श्रीलंका का जो है ना के क्लोज है। तो श्रीलंका के जो तमिल मर्सिनरीज थे, उन्होंने नवंबर 1998 में जो है ना अटैक कर दिया मालदीव्स पर, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में जब श्रीलंका के तमिल मर्सिनरीज ने अटैक कर दिया मालदीव्स पर, तब मालदीव्स की गवर्नमेंट ने इंडिया की गवर्नमेंट से हेल्प मांगी, और इंडिया की एयरफोर्स जो है और नेवी जो है, उन्होंने क्विकली रिएक्ट किया और मालदीव से तमिल मर्सिनरीज को भगाया, वहां से उनको हेल्प की, ठीक है। इंडिया हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द आइलैंड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टूरिज्म एंड फिशरीज, ठीक है। अब यहाँ ये तो हमने पढ़ लिया बेटा कि जो अलग अलग साउथ एशिया के कंट्रीज हैं, उनका क्या जो है यहाँ पर साउथ एशिया में उनका क्या रोल है, और क्या उनकी पॉलिटिकल सिचुएशन है, और क्या उनके रिलेशनशिप्स है इंडिया के साथ में। अब ये सारे के सारे कंट्रीज जो है वो इंडिया पर क्या आरोप लगाते हैं, ये हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब क्योंकि साउथ एशिया के सभी कंट्रीज में से इंडिया सबसे बड़ा है, और इंडिया बिल्कुल सेंटर में है। इंडिया सेंटर में है साइज को लेकर के, पावर को लेकर के, और पॉपुलेशन को लेकर के, और रिसोर्सेज को लेकर के। किसी भी बारे में अगर हम स्टडी करते हैं, किसी भी बारे को, किसी भी चीज को अगर हम उठाते हैं, तो वी सी दैट इंडिया इज सुपीरियर टू अदर नेशंस, टू अदर साउथ एशियन नेशंस, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडिया की जो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ये सोचती है कि साउथ एशिया के जो ये छोटे छोटे देश है ना, जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, जो है ना एक सब कॉन्टिनेंट का निर्माण करते हैं, ये देश जो है वो अपनी जो है क्या बोलते हैं, इंडिया से जो है वो अपनी जरूरतें भी पूरी करते हैं, और साथ में जो है वो इंडिया पर जो है ना आरोप भी लगाते हैं। इंडिया को जो है ना वो एक तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं। इंडिया को जो है ना वो इंटरनली जो है ना वो नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और अपनी जरूरतें भी पूरी करते हैं। तो इंडिया कहता है कि वी आर एक्सप्लॉइटेड बाय आवर नेबर्स, हमें हमारे नेबर्स जो है वो एक्सप्लॉइट करते हैं।
ठीक है। इट डज नॉट लाइक द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन दीज कंट्रीज। अब इंडिया जो है वो इन कंट्रीज में क्यों पॉलिटिकली इन्वॉल्व होता है टाइम टू टाइम, वो इसलिए क्योंकि ये हमारे नेबरिंग कंट्रीज है, और ये हमारे नेबरिंग कंट्रीज है, और अगर यहाँ पे कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो इनडायरेक्टली वो इंडिया में भी आती है, क्योंकि ये हमसे जुड़े हुए हैं, इनकी सबकी फ्रंटियर्स हमसे जुड़ी हुई हैं, तो इनडायरेक्टली वो इंडिया में आ जाती हैं। इसीलिए हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है उसमें किसी तरीके की कोई इंस्टेबिलिटी रहे, या वहां पर जो है ना किसी तरीके की आउटसाइड पावर्स का जो है ना इन्फ्लुएंस रहे, क्योंकि अगर जरा सी भी ढील मिली तो जो है ना वो जो बाहर की फोर्सेस है या जो बाहर की पावर्स है वो यहाँ पर जो है ना पॉलिटिक्स खेलने लगेंगी, यहाँ पे राजनीति करने लगेंगी। इसीलिए हम इन लोगों को हेल्प करने की हेल्प करते हैं ताकि हम भी सेफ और सिक्योर रहें, लेकिन ये लोग इस चीज को समझते नहीं है। द स्मॉलर कंट्रीज फियर दैट इंडिया वांट्स टू बी, और वो हम पर बस एक ही आरोप लगाते हैं कि वो हम यहाँ पर एक डोमिनेंट पावर के रूप में काम करते हैं, और हम एक जो है ना यहाँ पे दादा के रूप में काम कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप मैम मैम बोलो। मैम तो फिर इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज में कमी है या फिर ये इन लोगों का वहम है? हाँ, देखो, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में कोई कमी नहीं है। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो है पीस, और जो है ना क्या बोलते हैं, म्यूचुअल कॉपरेशन पर हम लोग बेस करते हैं कि हम म्यूचुअल कॉपरेशन और जो है ना पीस को एस्टेब्लिश करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमने आज तक, देखो अभी तक का जो रिकॉर्ड है हमारा, हमने किसी भी कंट्री पर आज तक अपनी तरफ से पहल नहीं की अटैक करने की, है ना। इसका मतलब है कि मतलब इंडिया एक पीस लविंग कंट्री है, तो ये हमारी एक कमी हो सकती है। अदरवाइज ये जो छोटे छोटे देश है, इन पर हम एक बार अगर इनको धमका देंगे, अगर एक बार इनको जो है ना इस तरीके का फियर दिखा देंगे, डर दिखा देंगे, तो ये आवाज भी नहीं उठाएंगे। लेकिन चूंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी इस तरह की है कि हम पहला किसी चीज को इनिशिएट नहीं करते हैं, हम हेल्पिंग हैंड ही रहते हैं इन देशों के लिए। लेकिन अब जो है वो जो एक तरीके से कहते हैं ना कि वो भड़ास निकालने वाली बात है, तो ये भड़ास निकालते रहते हैं कि अपनी जब इनको जरूरत पड़ती है तो ये इंडिया से अपनी अपनी जो है ना रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करते हैं, मदद भी मांगते हैं, और साथ में जो है ना जब इनका मन करता है तब कह देते हैं कि जो है ना इंडिया हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर कर रहा है, या हमें जो है ना यहाँ पे दादागिरी दिखा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक पॉलिटिक्स है। दिस इज ऑल डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स, है ना। तो ये सभी देश ऐसा करते हैं, ठीक है, हम ऐसा मान के चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम ठीक है मैम। पढ़ेंगे, हाँ, अब हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि इंडिया और जो है ना उसके जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके बारे में तो हमने पढ़ लिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और जो है ना इन सब के रिलेशन क्या बहुत अच्छे हैं आपस में। भाई ये भी तो आपस के एक दूसरे के नेबरिंग कंट्रीज है। भाई नेपाल, भूटान का, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब भी तो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ये भी तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे कि नेपाल और भूटान में भी प्रॉब्लम है, ठीक है, एज वेल एज बांग्लादेश और म्यांमार में प्रॉब्लम है। नेपाल भूटान में भी प्रॉब्लम है, और जो है ना बांग्लादेश और म्यांमार के साथ में भी प्रॉब्लम है। वो क्या है कि वो कहते हैं कि नेपाली जो है वो भूटान में जाते हैं, नेपाली जो है वो भूटान में चले जाते हैं, ठीक है, और जो रोहिंग्याज है वो म्यांमार में जाते हैं, ठीक है, जो रोहिंग्याज है वो म्यांमार में जाते हैं। रोहिंग्याज कहाँ से है, बांग्लादेश से, और ये कहाँ चले जाते हैं, म्यांमार में चले जाते हैं। तो ये क्या है, इलीगल जो है इन लोगों का जो है ना माइग्रेशन ये लोग करते रहते हैं, या गलत तरीके से जो है ना ये लोग घुसपैठ करते रहते हैं। इससे जो है वो एक दूसरे की कंट्रीज के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसके अलावा क्या है कि जो हिमालयन रिवर्स है उसका पानी का जो बंटवारा है वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। द मेजर कन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस दो आर बिटवीन इंडिया एंड अदर्स पार्टली बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफी ऑफ द रीजन, ठीक है, इन विच इंडिया इज लोकेटेड सेंट्रली एंड इज देयरफॉर द ओनली कंट्री दैट बॉर्डर्स द अदर्स। ठीक, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे पीस और कॉपरेशन। पीस ऑफ कॉपरेशन की जब हम बात करेंगे तो हम सार्क के बारे में पढ़ेंगे। 1985 में इसको जो है ना शुरू किया गया था, 1985 में, और साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। लेकिन ये बहुत ज्यादा, अगर हम ये कहें कि बहुत ज्यादा 100% सक्सेसफुल है, तो ऐसा सक्सेसफुल ये नहीं रह पाया मूवमेंट। लेकिन फिर भी जो है ना ये चलो एक कम से कम एक प्लेटफॉर्म तो है जहां पर कि साउथ एशियन कंट्रीज जो है वो एक जगह पर इकट्ठा होकर के कम से कम डिस्कस तो कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, कम से कम बातचीत तो कर सकते हैं। तो चलो इसी लिहाज से सही
इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन कहा जा सकता है। ठीक है, साफ्टा है बेटा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इट वाज साइंड इन 2004 एंड इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जनवरी 2006। ठीक है, तो ये कंट्री जो है वो आपस में एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं। इसके अलावा जो है ना, इस साउथ एशियन रीजन में चाइना और अमेरिका बहुत इंटरफेयर करते हैं। ठीक है, वो इंटरफेयर क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, यहाँ पे उनके पॉलिटिकल इश्यूज हैं, उसको फुलफिल करने के लिए ये यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अब थोड़ा सा जो है वो सेकंड चैप्टर जो है पॉलिटिकल साइंस का, सेकंड बुक का, इसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है? एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस में हमें पढ़ना है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का जो डोमिनेंस का पीरियड है, माने कि वो पीरियड कब से कब तक रहा और वो क्यों रहा, ये हमें यहाँ पर पढ़ना है कि वो क्यों रहा यहाँ पर। माने व्हाट वर द रीजंस, व्हाट वर द रीजंस कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी जो है वो डोमिनेंट रही इतने टाइम तक, इतने पीरियड तक, ये हमें यहाँ पर देखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। ठीक है, एंड यहाँ पर जो है 1950 में ये तय किया गया था कि इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे, बट इलेक्शंस जो है वो उस समय पर नहीं हो पाए थे बिकॉज देयर वाज अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते जो है वो टाइम निकल गया, 1952 में जाकर के कहीं इलेक्शन जो है वो कंडक्ट किए गए थे। उससे पहले हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्रेम कर लिया गया था और 26 नवंबर 1949 को उस पर साइन अप हो चुके थे। 24 जनवरी 1950 26 नवंबर 1949 को उसको अडॉप्ट कर लिया गया था, साइन उसको 24 जनवरी 1950 को कर लिया गया था एंड इट वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी 1950। कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के बाद में फिर जो है एक इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिश किया गया था इन 1950 जनवरी एंड सुकुमार सेन बिकेम द चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इस तरीके से इलेक्शंस की तैयारियां शुरू हो गई थी। अच्छा, अब जब इलेक्शंस की तैयारियां शुरू हुई थी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की गई कि सबसे पहले तो वोटिंग लिस्ट जो है वो तैयार की जा रही थी। जो वोटिंग लिस्ट तैयार की जा रही थी तो उसमें बहुत सारे लोग आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे थे, और जब वो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे थे तो और उसमें विमेन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। फाइनली 1950s में फाइनली इलेक्शन जो है ना वो करने के लिए, इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए पूरा खाका जो है वो तैयार कर लिया गया था, एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया था जिसमें कि पहली बार जो इलेक्शंस हमारे हुए थे कंट्री में उसमें 3200 एमएलए के लिए 489 लोकसभा के मेंबर्स के लिए इलेक्शन कंडक्ट किया गया था। मतलब इतने बड़े लेवल पर ये पहला ही शायद इलेक्शन था कि जिसमें एमएलए और जो है ना लोकसभा के मेंबर्स का एक साथ पूरे कंट्री में इलेक्शन हो रहा था। 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे और उनमें से केवल 15% ही जो है वो लिटरेट थे। तो प्रॉब्लम हमारे सामने ये आई कि जब लोग लिटरेट नहीं है तो इलेक्शन को कैसे कंडक्ट किया जाए। लोग जब पढ़ नहीं पाएंगे, नाम नहीं पढ़ पाएंगे, नाम नहीं लिख पाएंगे तो वो कैसे वोट डालेंगे, ये प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई। तब जो है ये फैसला किया गया कि जो है वो चिन्ह जो है वो सिंबल बनाया जाएगा और उस सिंबल को जो है ना उस सिंबल को जो है ना यूज किया जाएगा वोट डालने के लिए, ताकि इलिटरेट लोग भी जो है ना वोटिंग कर सकें। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ये भी समझना है कि इंडिया वाज द ओनली कंट्री जहाँ पर कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को अपने पहले इलेक्शन में ही उसको एक्सपीरियंस किया गया, उसको जो है ना इम्प्लीमेंट किया गया। इससे पहले किसी भी कंट्री में पहले इलेक्शन में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू इलेक्शन कंडक्ट नहीं हुए थे, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो यूरोप हो। ठीक है, हर कंट्री में जो है वो पहले कुछ लोगों को ही इलेक्शन वोटिंग का राइट दिया गया था और फाइनली बाद में जो है वो इलेक्शन का राइट जो है वो सभी लोगों को मिला, वो भी एक लंबे स्ट्रगल के बाद में, एक लंबे संघर्ष के बाद में। तो इसके बाद जो है कुछ ये आपको ध्यान रखना है कि एन एडिटर, इंडियन एडिटर
एंड इंडियन एडिटर, उन्होंने ये कहा द बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री, ये किसको कहा, इलेक्शन को, इंडिया का जो इलेक्शन होने वाला था ना, उस इलेक्शन के बारे में ये ओपिनियन थी, किसकी ओपिनियन थी, एंड इंडियन एडिटर की। ऑर्गेनाइजर, इट वाज द नेम ऑफ द मैगजीन, उसने ये कहा था कि जवाहरलाल नेहरू would live to confess the failure of universal adult franchisee in India, माने कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की फेलियर को देखने के लिए, उसको कन्फेस करने के लिए उनको जिंदा रहना होगा। इसके बाद एक ब्रिटिश मेंबर ऑफ द इंडियन सिविल सर्विस के एक ब्रिटिश मेंबर थे, है ना, उन्होंने ये कहा था अ फ्यूचर एंड मोर एनलाइटेंड एज विल व्यू विद एस्टोनिशमेंट द एब्सर्ड फेट्स ऑफ रिकॉर्डिंग द वोट्स ऑफ मिलियंस ऑफ इलिटरेट पीपल, माने कि इलिटरेट पीपल की जो वोटिंग थी ना, उनके जो वोट्स थे, उनकी इनके मतलब नजर में कोई मायने नहीं था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इलेक्शन कब कंडक्ट हुआ, इट स्टार्टेड इन अक्टूबर 1951 एंड इट केम टू एन एंड इन 1952 फरवरी, ठीक है। मेजर इलेक्शन जो थे वो फरवरी में हुए थे, इसीलिए जो है ना इसको फरवरी इलेक्शन ही कहा जाता है, ठीक है। वोटिंग हुए, लोगों को जो है ना ट्रेनिंग दी गई, और जो है ना क्या बोलते हैं, अच्छे तरीके से इलेक्शन कंडक्ट किए गए थे। और जो टाइम्स ऑफ इंडिया था, द टाइम्स ऑफ इंडिया हेल्ड दैट द पोल्स हैव कंफाउंडेड ऑल दोज skeptics who thought that introduction of adult franchisee too risky an experiment in this country। ये जो मतलब मैगजीन, ये जो क्या इंडियन एक्सपेरिमेंट, और इसके बाद एक और है द हिंदुस्तान इंडियन people have conducted themselves admirably in the largest experiment in democratic elections in the history of the world। ये जो कोट है ना, ये हिंदुस्तान टाइम्स का है। ये कोट्स भी आपको याद रखने हैं कि ये कोट किसने कब कहे थे। ये जब हमारा इलेक्शन सक्सेसफुल रहा ना, तो ये तब कोट कहे गए थे, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना इलेक्शन हो गए, इलेक्शन कंप्लीट हो गए, इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद में कांग्रेस जीत गई। जीतने के बाद में अब हमें ये डिस्कस करना है कि कांग्रेस को कितनी सीट मिली। कि कांग्रेस वाज द ओनली पार्टी दैट वन 364 सीट्स, ठीक है। तो इट वाज द मेजोरिटी पार्टी। अब जब ये मेजोरिटी पार्टी थी, तो इसी को जो है ना गवर्नमेंट बनानी थी, और इसी ने गवर्नमेंट बनाई। जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी इन टर्म्स ऑफ सीट्स, वो थी सीपीआई, जिसको कि 16 सीट्स मिली थी। अब इसके बाद हमें देखना है कि कौन से ऐसे पार्ट थे जहां पर के जो है क्या बोलते हैं, कांग्रेस को मेजोरिटी नहीं मिली थी। तो इट वन अ मेजोरिटी ऑफ सीट्स इन ऑल स्टेट्स, मतलब सभी स्टेट्स में तो कांग्रेस को मेजोरिटी मिली, लेकिन 3 स्टेट्स में उसको मेजोरिटी नहीं मिली। कहाँ कहाँ पर, त्रावणकोर, कोचीन, जिसको आज हम केरला कहते हैं, त्रावणकोर, कोचीन, इसको आज हम केरला कहते हैं। दूसरा था मद्रास, जिसको आज हम तमिलनाडु कहते हैं, और तीसरा था उड़ीसा। इन 3 स्टेट्स में कांग्रेस को पहले इलेक्शन में ही मेजोरिटी नहीं मिली थी, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है कांग्रेस ने जो है गवर्नमेंट बनाई थी। किसके साथ बनाई थी, फाइनली इवन इन दी स्टेट द कांग्रेस फॉर्म द गवर्नमेंट, है ना। कैसे बनाई थी कि इसने जो है ना, मतलब वो जो मेंबर्स को, जो उस समय पर तो बहुत आम था ये, मेंबर्स जो को अपनी पार्टी में मिला लेना, या जो है ना पार्टी चेंज करना, उस समय तो कॉमन था, ठीक है। तो इस तरीके से सो द पार्टी रूल्ड ऑल ओवर द कंट्री एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल। फिर क्योंकि सरकार बना ली उन्होंने, और बनाने के बाद में पूरे कंट्री पर उन्होंने रूल किया। लेकिन जब 1952 के बाद जो 1957 में इलेक्शन हुआ, उस 1957 के इलेक्शन में जो है वो सिचुएशन चेंज हो गई, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे कि इन द सेकंड एंड द थर्ड जनरल इलेक्शंस हेल्ड इन 1957, 57 में हुआ था सेकंड इलेक्शन, 62 में हुआ था थर्ड इलेक्शन। इन सेकंड और थर्ड इलेक्शन में जो है ना वो सिचुएशन चेंज हो गई। कहाँ की चेंज हो गई, इन्हीं स्टेट्स की चेंज हो गई। और स्पेशली वी आर स्टडिंग अबाउट केरला। तो यहाँ पर द कांग्रेस मेंटेन द सेम पोजीशन इन द लोकसभा बाय विनिंग 3/4 ऑफ द सीट्स। मतलब लोकसभा में तो उनको वही सीट मिल रही थी, 3/4 माने मेजोरिटी लोकसभा में तो कांग्रेस को ही मिल रही थी। लेकिन यहाँ पर जो है ना none of the opposition parties could win even 1/10 of the number of seats won by the Congress।
इन द स्टेट असेंबली इलेक्शंस द कांग्रेस डिड नॉट गेट मेजोरिटी। लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन चेंज थी वो कहाँ थी, केरल में, कि केरल में उसको मेजोरिटी नहीं मिली थी, किसको, कांग्रेस को। The most significant of these cases was in Kerala in 1957 when a coalition led by the CPI formed the government। माने कि अब जो है ना सरकार किसने बनाई, यहाँ पर सरकार बनाई CPI की coalition ने। CPI जो है वो मेजोरिटी वाली, CPI की जो coalition था उसको यहाँ पे मेजोरिटी मिली और उन्होंने जो है ना एक coalition की गवर्नमेंट यहाँ पर बना ली, ठीक है। इसके बाद जो है ना, लेकिन अभी कांग्रेस जो है वो इस बात से संतुष्ट नहीं थी और इसीलिए कांग्रेस ने यहाँ पर चाल चली और इसलिए जो है ना कांग्रेस ने इनको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्टिकल 356 लगा करके और यहाँ की गवर्नमेंट को जो है वो डिसमिस कर दिया था। और EMS नंबूद्रिपद यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे और आर्टिकल 356 जो है ना वो इन पे इम्पोज कर दिया था। और इस तरीके से जो है ना यहाँ की गवर्नमेंट को जब डिसमिस कर दिया तो क्या हुआ कि यहाँ पर भी जो है फिर ये क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल में इंक्लूड हो गया और यहाँ पर भी फिर जो है ना कांग्रेस ने अपनी मनमानी की। तो हालांकि जो है ना 1957 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें 126 सीट्स में से 60 सीट जो है वो जो है CPI ने जीती थी। ये आप लोगों को याद रखना है। अब आपको याद रखना है ये कि टोटल जो वोटर्स थे, टोटल वोटर्स जो जिन्होंने वोट किए थे उस वोटर्स में से कितनी, मतलब आपने ये तो देख लिया कि कांग्रेस को 364 सीट्स मिली थी। आउट ऑफ 489 364 सीट जो है कांग्रेस ने जीती थी, ये तो हमको पता चल गया। सीट तो उसने मोर देन 80% जीत ली, लेकिन उसको वोट कितने मिले, तो वो टोटल 100% वोट्स में से उसको वोट कितने मिले ये अब हमें चेक करना है। तो हम ये कह रहे हैं कि 45% द कांग्रेस ऑब्टेन 45% ऑफ द टोटल वोट्स, मतलब उसको वोट तो केवल 45% मिले, ठीक है, बट इट मैनेज टू विन 74% ऑफ द सीट्स, ठीक है। तो ये तो सिस्टम हमारा किसकी गलती है, ये हमारे FPTP सिस्टम की गलती है। जो सोशलिस्ट पार्टी जो कि सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी इन टर्म्स ऑफ वोट्स, सिक्योर मोर देन 10% ऑफ द वोट्स, है ना। और सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले थे वो कौन सी थी, वो थी सोशलिस्ट पार्टी और उसको कितने परसेंट वोट मिले थे, उसको 10% वोट मिले थे, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया। इसके बाद जो है ना हम आएंगे कि डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज है, स्पेशली सोशलिस्ट पार्टी है, भारतीय जनसंघ है और स्वतंत्र पार्टी है और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। ये 4 पार्टी के बारे में आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। इनमें कौन कौन से लीडर्स थे, कब ये पार्टी एस्टेब्लिश हुई, ये आप लोगों को पढ़ना है। कौन कौन सी बताई मैंने आपको, सोशलिस्ट पार्टी, दूसरा आपको पढ़ना है सोशलिस्ट पार्टी, दूसरा आपको पढ़ना है CPI, तीसरा आपको पढ़ना है स्वतंत्र पार्टी और एक चौथा पढ़ना है भारतीय जनसंघ। ये 4 पार्टीज के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी वो कब बनी थी, वो जो है विद इन कांग्रेस एस्टेब्लिश हुई थी सबसे पहले। इट वाज फाउंडेड विद इन कांग्रेस, ये ध्यान रखना है, विद इन कांग्रेस, ठीक है, इन 1934। और किसने इसको एस्टेब्लिश किया था, इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय यंग लीडर्स हु वांटेड अ मोर रेडिकल एंड एगलिटेरियन कांग्रेस, ठीक है। बट कांग्रेस से ये अलग कब हुई थी, ये कांग्रेस से अलग हुई थी 1948 में, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है और इनके लीडर्स के नाम आपको याद रखने हैं, जैसे राम मनोहर लोहिया यहाँ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लीडर माने जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है कि जो क्या बोलते हैं नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। इस टॉपिक में ना डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो है ना आप लोगों के सामने मैक्सिको और इंडिया दोनों ही कंट्रीज में एक पॉलिटिकल पार्टी की डोमिनेंस है, ये बताया गया है। और आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है कि व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी इन मैक्सिको एंड इन इंडिया। तो इंडिया में कांग्रेस का डोमिनेंस था और जो है क्या बोलते हैं मैक्सिको में PRI का डोमिनेंस था। बट देयर वाज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू डोमिनेंसेस, है ना। इन दोनों डोमिनेंस में डिफरेंस था, क्योंकि इंडिया में तो हम कह रहे हैं कि जो डोमिनेंस था कांग्रेस का दैट वाज थ्रू डेमोक्रेसी। इसका मतलब ये हुआ कि डेमोक्रेसी के थ्रू था। इसका मतलब है कि वो डोमिनेंस बेशक था लेकिन जो है वो लोगों की पसंद थी। पीपल
जो मतलब लोग जो है उनको, जो वोटर्स हैं उनको वोट कर रहे थे, कंटिन्यूअसली वो उनको पसंद कर रहे थे, कंटिन्यूअसली वो उनको वोट कर रहे थे, ठीक है। और उस वो मतलब पहली चॉइस थी उनकी, जबकि अदर पॉलिटिकल पार्टीज भी थी, उनको अदर पॉलिटिकल पार्टीज के रहते हुए भी वो उनको पसंद कर रहे थे। लेकिन पीआरआई में डिफरेंस क्या है? पीआरआई में डिफरेंस ये है कि वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को जो है ना वो सप्रेस कर रही थी, कोई और पॉलिटिकल पार्टीज को वो आगे ही नहीं आने देती थी, और सिर्फ अपने आप को ही जो है वो स्टैंड रखती थी। और पीआरआई जो है वो एक डोमिनेटिंग पॉलिटिकल पार्टी इस सेंस में बन गई। माने वो जो इलेक्शंस थे, उन इलेक्शंस को वो क्या करते थे, वो इलेक्शंस को जो है ना वो मैनिपुलेट करते थे, वो इलेक्शंस को अपने फेवर में लाने के लिए जो है ना वो जो है ना गलत हथकंडे अपनाते थे। तो ये इनका जो है ना मेजर डिफरेंस है, इसको आपको बहुत माइन्यूटली पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद जो है आप देखेंगे कि कांग्रेस को एक आइडियोलॉजिकल कॉलिशन कहा जाता है। तो आइडियोलॉजिकल कॉलिशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये राइट है, चाहे लेफ्ट है, चाहे अपर कास्ट है, चाहे लोअर कास्ट है, चाहे जो रिच है, चाहे पुअर है, चाहे मेल है, चाहे फीमेल है, ठीक है। और जो है चाहे कोई वर्कर्स है, चाहे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे कोई जो है क्या बोलते हैं फार्मर्स है, सभी को जो है ना इन्होंने एक प्लेटफॉर्म जो है वो दिया, और सभी से इंटरेस्ट को इन्होंने ध्यान में रखा। और नेशनल मूवमेंट में भी इन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। तो इसलिए जो है ना ये पार्टी जो है ना इतने टाइम तक सरवाइव करती रही। और सबसे पहली पार्टी थी जिसकी की फॉर्मेशन हुई थी 1885 में। कम्युनिस्ट ऑफ पार्टी ऑफ इंडिया, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 26 दिसंबर 1925, और ये कानपुर में बनी थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, और इसके जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं। और उसमें जो है इम्पोर्टेंट लीडर्स के नाम याद रखेंगे, और ये भी याद रखेंगे आपकी कि इसका जो फर्स्ट वो था, क्या बोलते हैं फर्स्ट मतलब जो इलेक्शन था उसमें इनको कितनी सीट मिली थी, ये आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है आपको कि सीपीआई ने पहली सरकार कौन से स्टेट में बनाई थी। तो सीपीआई ने पहली गवर्नमेंट जो बनाई थी वो केरला में बनाई थी, ठीक है। इसके बाद जो है भारतीय जनसंघ जो है वो इट वाज फॉर्म्ड इन 1951, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है वो यहाँ के इसके फाउंडर प्रेसिडेंट थे। और इसके बाद आपको याद रखना है द पार्टी कॉल्ड फॉर ए रीयूनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ये अखंड भारत मतलब जो रीयूनियन के लिए इन्होंने जो है ना आवाज उठाई थी। और एक क्वेश्चन आपका जो है ना एनसीईआरटी में ऐसा भी है ना जिसमें आप लोगों को इनके जो आइडियोलॉजी है उनके बारे में बताना है, और आपको इसमें ये वो भी बताना है कि अगर कांग्रेस की जगह पर भारतीय जनसंघ या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो पहला इलेक्शन जीतती, तो फिर जो है वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज या इंडिया की जो जो और मतलब जो क्या कहते हैं पॉलिसीज हैं उन पर क्या उसका इम्पैक्ट होता, तो वो भी जो है ना आप लोगों को इसमें देखना होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आप आ जाएंगे स्वतंत्र पार्टी। ये स्वतंत्र पार्टी जो है वो बनी थी नागपुर रेजोल्यूशन के बाद में, और ये अगस्त 1959 में बनी थी, ठीक है। और जो है ना इसके लीडर्स जैसे सी राजगोपालाचारी थे, वो इसके इम्पोर्टेंट लीडर थे। और जो है ना ये क्या बिलीव करते थे? हाँ बेटा बोलो दीपिका। मैम जैसे सेकंड हाईएस्ट वोट उसको मिले थे ना, सोशलिस्ट पार्टी को। वो तो वोट मिले थे, सीट तो ज्यादा इसी को मिली थी ना, सीट तो सीपीआई को मिली थी। सीपीआई को ऐसा कैसे हुआ? देखो ये हमारा एफपीटीपी सिस्टम है ना बेटा, ये उसकी वजह से ऐसा होता है कि हम ये कहते हैं ना कि जिसको मैक्सिमम क्या बोलते हैं वोट मिल रहे हैं वो जीत गया। लेकिन आपने ये देखा ना कि भी मान लो कि जैसे 100 है तो 100 में से मान लो कि 35 वाला जो है ना वो जीत गया। लेकिन जो क्या बोलते हैं 65 वोट है वो तो दूसरी पार्टी ले गई ना, जो 65 वोट्स हैं वो तो दूसरी पार्टी ले गई, 35 वाला जीत गया। लेकिन जो 35 है उसके बाद जो ए बी सी डी ई और जो मेंबर्स हैं जो कैंडिडेट्स हैं उनमें भी तो वो 65 वोट्स डिवाइडेड है ना, वो 65 वोट्स उन लोगों में डिवाइडेड हो गए। तो इसका मतलब है कि वोट कम मिली हैं लेकिन सीट ज्यादा निकाल दी, है ना। तो यहाँ पे जो सोशलिस्ट पार्टी थी वो, अगर हम वोटों की गिनती करते हैं, वोटों का अगर हम परसेंटेज देखते हैं तो इट वाज द सेकंड लार्जेस्ट, टू रिसीव मैक्सिमम वोट्स, है ना। लेकिन जो है ना अगर हम सीट की बात करते हैं तो सीपीआई सेकंड नंबर पर आती है।
दीपिका क्लियर हुई बात तुमको? ठीक है मैम। यस मैम। सीट की, जब हम सीट की बात करते हैं तो सीट 364 तो कांग्रेस ले गई और 16 जो है वो सीपीआई ले गई, ठीक है ना। तो सीट जो है वो सोशलिस्ट पार्टी को कम मिली, लेकिन वोट उसको ज्यादा मिली। इस बात को ना डिटेल में आप समझोगे ऐसे कि आप लोग ना मतलब एक जैसे वो ABCD ऐसे कुछ करके लिखोगे ना, तो उसमें अगर आपके पास टोटल जो है ना वो 100 वोट्स हैं, आप उनको बांट दीजिए कि कैसे कैसे। अब FPTP का मतलब ये होता है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत गया, लेकिन आपने देखा कि जो और लोग हैं उनमें वोटें बट गई हैं, है ना। तो अब इसी तरीके से आप देखेंगे कि जो सोशलिस्ट जो कैंडिडेट्स थे, दो दे कुड नॉट विन, इस बात को ऐसे समझना दीपिका कि दो दे कुड नॉट विन बट दे गॉट इन नंबर ऑफ वोट्स, उनको वोट काफी मिली, मतलब वो हाईएस्ट तो नहीं ले पाए लेकिन फिर भी उनको काफी वोट मिली। तो उनकी जो टोटल वोट्स थी ना वो जो है 10% कॉन्स्टिट्यूट करती थी आउट ऑफ द टोटल वोट्स। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चे? यस क्लियर मैम। हुआ? यस मैम, थैंक यू। अगर अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर कोई डाउट आएगा ना तो हमारा जो इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन चैप्टर है ना 11th क्लास वाला, 11th क्लास वाला जो इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन चैप्टर है उसमें बहुत डिटेल में है ये सारी बातें। और अभी मैं आजकल 11th में वही चैप्टर पढ़ा भी रही हूँ, ठीक है ना। तो अगर तुम कहोगे ना तो मैं उसकी फोटो एक दो आपको भेज दूंगी, आप उसको पढ़ लेना, ठीक है। ठीक है दीपिका? ठीक है मैम। ठीक है ओके, तो ठीक है, तो चलो स्वतंत्र पार्टी भी हो गई, इसमें जो है एनजी रंगा और मीनू मस्तानी। इसके बाद जो है ये जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है ना, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी ध्यान से पढ़ना है दोनों ही लेसन्स में, ठीक है। अच्छा, अब जो है मैं एक बार आपकी अटेंडेंस ले लूं क्योंकि मेरा दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है, ठीक। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो, क्योंकि कल पेपर है, एक तो ध्यान से ये रखना है आपको